हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालों को डिस्कस करने वाली हूँ और उसके सॉल्यूशन भी देने वाली हूँ। और ये सवाल आप ही लोगों के बीच में से एक लर्नर ने पूछा है और इन्होंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझे प्रोवाइड किए हैं। और ये सवाल ऐसे हैं कि सिर्फ उन्हीं का ये डाउट नहीं है, मुझे लगता है ये हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल होंगे जो पीएचडी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो कर रहे हैं, उन सभी के मन में ये सवाल ज़रूर होंगे। तो सवाल देखना चाहें तो पहले सवाल देख लेते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो इस तरीके से होता है कि मैं इसका आंसर करती हूँ, ये बहुत लेंथी बन जाता है। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ इस वीडियो में कि आप लोग जो सवाल मुझसे पूछते हैं उसका सॉल्यूशन मैंने किसी न किसी Q&A वीडियो में ज़रूर दे दिया है। तो आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, जितने भी अब तक मैंने Q&A वीडियो बनाए हैं। तो सवालों का जो जवाब है वो मैंने पहले ही दे रखा है। आप फिर से उसे पूछते हैं तो मुझे फिर वो रिपीटेड लगता है सवाल और फिर मैं उसे कवर नहीं कर पाती हूँ। हालांकि मैं आंसर ज़रूर कर देती हूँ आप लोगों के सवालों का, लेकिन फिर भी कह रही हूँ आप लोग एक बार सवालों को देख लीजिए उस वीडियो में। अगर आपको रिलेटेबल लगे तो फिर आपका सॉल्यूशन वहीं हो जाएगा। अगर लगता है कुछ और पूछने की आवश्यकता है तभी आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी इस लर्नर को जिनका यूज़र आईडी है बैक टू नेचर। और इन्होंने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं वो रिलेटेबल इस वजह से भी है क्योंकि आए दिन मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल बायसनेस को लेकर है, यानी कि भेदभाव होता है या नहीं इस फील्ड में, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के फील्ड में। ठीक है, हालांकि उनका जो सारा सवाल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर है, लेकिन फिर भी मैं इसमें पीएचडी इंक्लूड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे आप लोगों के सवाल हो सकते हैं कि पीएचडी में ये सब चीज़ें होती है या नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल उनका है नेट का जो फेलोशिप मिलता है वो स्टेट में ही मिलता है या सेंट्रल में भी मिलता है। तीसरा सवाल उनका है कि जो इंटरव्यू होता है वो 25 मार्क्स कंटेन करता है, तो वो कितना आपके सिलेक्शन को अफेक्ट करता है। तो ये एक सवाल है इंटरव्यू को लेकर। चौथा सवाल जो है वो ये कि इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इस प्रश्न को मैं चाह रही थी अलग वीडियो बनाऊं मैं इसके लिए, लेकिन फ़िलहाल इस प्रश्न को इसी में कवर करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो यूनिवर्सिटी में नेट के अलावा और कोई एग्ज़ाम देना होता है प्रवेश करने के लिए, यानी कि जॉब के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। ठीक है, ये दोनों संदर्भ में पूछ सकते हैं। तीसरा जो सवाल है वो ये कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो इन फ्यूचर जॉब में या पीएचडी के लिए हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। ठीक है, तो और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों को बताने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऐसे ही लेंथी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जो है वो बायसनेस को लेकर है, यानी कि भेदभाव होता है या नहीं इस फील्ड में, यानी पीएचडी के फील्ड में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में भी। जो प्रश्न पूछा गया है वो जाति के आधार पर पूछा गया है और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन यही दूंगी कि चीज़ें जो है वो साफ़ होती जाएंगी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जिस फील्ड में। और ये आप अपनी समझदारी है कि आप इन सब चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं ये इस चीज़ को अनुभव कर चुकी हूँ। आप जितना इस फील्ड के बारे में सोचेंगे इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, आपको हर जगह वही चीज़ें दिखाई देंगी और फिर आपके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप मानिए या ना मानिए, इन सब चीज़ों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर आप सोचेंगे पढ़ने से क्या ही फ़ायदा है जब इन्हीं लोगों का होगा, है ना। इस तरीके की चीज़ें आती हैं और मैं यही कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों से दूर होइए और बाकी चीज़ें जो चल रही हैं चलने दीजिए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। और सिर्फ जाति ही क्यों, धर्म के आधार पे भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति के आधार पे भी हो सकता है किसी ने पैसे देकर के कुछ ऐसा काम किया हो। ठीक है, तो ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं और चीज़ें चलती रहती हैं। और ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के फील्ड में नहीं होता, हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से आप दूरी बनाइए। और मैं सिर्फ एक सजेशन सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि चीज़ें जब आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे या ज़्यादा कुरेदने की कोशिश करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और मैं ये अपने अनुभव के साथ बता रही हूँ। तो इसलिए सजेशन सिर्फ यही है कि इन सब चीज़ों से बचिए और अपनी मेहनत कीजिए। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ जेएनयू और इग्नू का जो पीएचडी एक्सपीरियंस है वही शेयर किया है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी में भी मैंने पीएचडी का इंटरव्यू दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है इन सब चीज़ों को। तो
बाकी चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए और जहाँ होने का होगा वहाँ हो ही जाए। दूसरा सवाल है नेट के फेलोशिप को लेकर। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं या फिर हम स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो फेलोशिप कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 8,000 मिलता है नेट फेलोशिप नेट वालों को। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो प्रोवाइड करा रही हैं फेलोशिप नेट वालों को, ठीक है। जैसे वनस्थली हैं तो वहाँ पर भी है उनका। अदरवाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 8,000 मिलती है फेलोशिप। स्टेट यूनिवर्सिटी का आप लोग पता कर सकते हैं चाहे किसी स्कॉलर से या फिर प्रोफेसर से, ठीक है। तो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलती है। अब हर यूनिवर्सिटी में मिलती है यानी ये श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। तो उसका पता कर सकते हैं जब आप अप्लाई करें उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो पहले से ही पता होगी तो चीज़ें आसान होंगी। तीसरा जो सवाल है वो इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर है, यानी इंटरव्यू का मार्क्स जो है वो कितना इफेक्ट करता है हमारे सिलेक्शन को लेकर, चाहे वो पीएचडी की बात हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो। तो डिपेंड करता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो किस फील्ड के थ्रू दे रहे हैं, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू दे रहे हैं। जैसे एग्जामिशन के थ्रू दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम के थ्रू दे रहे हैं। जैसे MPPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू वैकेंसी आती है उसमें एग्ज़ाम भी है और इंटरव्यू भी है। जब अगर आपका एग्ज़ाम होता है और उसके थ्रू जब इंटरव्यू होते हैं तो वहाँ पे चांसेस जो हैं वो आपके मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर में इंटरव्यू पे प्रेशर जो है वो कम पड़ता है, वहाँ आपको थोड़ा अगर आप रिलैक्स होकर के इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में, यानी जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जब निकालती है, जैसे BHU निकाल रही हैं, DU निकाल रही हैं, तो वहाँ पूरा जो मार्क्स है यानी पूरा जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर फिर दिक्कत इस बात की आती है कि आपका अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो सिलेक्शन वहाँ नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे इंटरव्यू बहुत मैटर करता है और वहाँ पे जो भी इंटरव्यू के मार्क्स हो उसमें अगर 100 मार्क्स का हो तो वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये एक सवाल था। और चौथा जो सवाल है वो इंटरव्यू में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के संदर्भ में है तो वहाँ आपके PhD के थीसिस से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। बाकी अदर जो एरियाज़ हैं हिंदी के या जो भी आपका डिसिप्लिन है उसमें अलग अलग एरियाज से सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने PhD में जो टॉपिक चूज़ किया है उसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो ये एक शिकायत रहती है बच्चों को कि हमेशा उनको ये है कि अगर उन्होंने PhD किया है तो PhD से ही सारे सवाल हों। तो ऐसा नहीं होता। आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपसे हर उस फील्ड का यानी आप उस सब्जेक्ट पे हर फील्ड से सवाल हो सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर नीश पे ये सवाल नहीं होते हैं। अगर आप PhD में इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो PhD में फिर आपका प्रपोज़ल पे ज़्यादा फोकस रहता है। प्रपोज़ल में भी आप जिस टॉपिक पे ले रहे हैं और जिस अवधारणा को लेकर चल रहे हैं, शोध पद्धति को अपना रहे हैं, उन सब सवाल होते हैं। उसमें मास्टर के जो सवाल होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं। इंटरेस्ट एरिया भले ही हो सकता है कि आपका मास्टर्स के थ्रू हो सकता है, यानी कि आपने कुछ मास्टर्स में पढ़ाई की हो तो उसको आप पृष्ठभूमि बता सकते हैं कि बैकग्राउंड आपका इस तरीके से रहा कि आपका इंटरेस्ट जो है रिसर्च में इस तरीके से जगह, तो हो सकता है वहाँ पे मास्टर्स के कुछ सवाल हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो इंटरव्यू PhD के टाइम जो होता है वो फुल्ली फोकस होता है प्रपोज़ल पे, प्रपोज़ल के मेथड्स पे और उसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जॉब वाले में आपके पूरे सब्जेक्ट के फील्ड एरिया सब पे सवाल होते हैं और जो PhD का है वो प्रपोज़ल पे होता है ज़्यादा फोकस, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल होते हैं। बाकी मैंने अपना PhD का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, आप उसे देख सकते हैं। अगला सवाल है वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए आपको नेट कंपलसरी है और इसके अलावा और कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है यानी, ठीक है। तो अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के संदर्भ में है तो यूनिवर्सिटी में ओनली नेट चाहिए अभी, ठीक है। लेकिन PhD जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि PhD मैटर ही नहीं करता है यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैं हर बार ये सवाल का आंसर कर चुकी हूँ कि मैं हमेशा एक सवाल एक और लर्नर का था, ड्रीम स्वप्ना यूज़र ID उनका, कि नेट करके प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकते, ठीक है। उनका एक सवाल था। तो मैंने कभी ये कहा कि प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, चांसेस कम होते हैं। मैं सिर्फ हमेशा ये वर्ड यूज़ करती हूँ, चांसेस कम होते हैं। या आप भी जब उस सिचुएशन में आप अगर जज के तौर पे रहेंगे या आप सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे तो आप भी एक ऐसे स्टूडेंट को प्रेफर करेंगे या एक ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जिन्होंने PhD कर रखी है। मैं नॉलेज के बेसिस पे यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ किसी को। हो सकता है किसी ने मास्टर डिग्री में ही अच्छी नॉलेज ली हो और किसी ने PhD करके भी नॉलेज ना ली हो, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैटर
चीज़ें करती हैं, और API में जब बात आती है तो वहाँ पे PhD मैटर करता है, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है PhD असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी इस संदर्भ में भी है, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर से आगे आप प्रमोशन के टाइम पे वो आपको हेल्प करता है। तो सवाल है, यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए नेट के अलावा भी कोई एग्ज़ाम देना होता है या नहीं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं तो अगर इंटरव्यू आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट इंटरव्यू में ओनली नेट अभी डिमांड किया जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपका ओनली नेट होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम भी देना होता है। नेट क्वालिफाई भी होना चाहिए, आपका मास्टर और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और एग्ज़ाम आपको देना होगा, तब आप इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं एग्ज़ाम नहीं है, नेट काफ़ी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप किस एग्ज़ाम के थ्रू, किस वैकेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। अगर आप PhD की बात कर रहे हैं तो PhD में अभी 2 तरीके के फॉर्म आते हैं, एग्जामिशन के और एंट्रेंस के, यानी कि CUET PhD जॉब होने वाले हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से होते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन फ़िलहाल 4 यूनिवर्सिटी CUET PhD के अंदर अपनी PhD प्रोसीजर को कंप्लीट करवा रहे हैं, तो DU, JNU और BHU और BBAU, ठीक है। इन 4 यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के फॉर्म आ रहे हैं, एग्जामिशन और CUET PhD एंट्रेंस के थ्रू। तो अगर PhD एंट्रेंस के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ पे आपका नेट अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका नेट है तो आप एग्जामिशन के थ्रू अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये 2 चांसेस हैं, ठीक है, PhD में अगर एंट्रेंस लेना है तो। अगला जो सवाल है वो आपका जो लर्नर है उनका MA प्राइवेट से हो रहा है, तो आगे के लिए उन्हें कोई दिक्कत होगी या नहीं, यानी कि प्राइवेट से होना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस फील्ड में प्राइवेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ नॉलेज मैटर करता है, और PhD में लेना हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जहाँ से भी कर रहे हैं बस अच्छे परसेंटेज से इस चीज़ को क्वालिफाई कर लीजिए। तो 55% एलिजिबिलिटी है आपका नेट क्वालिफाई करने के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, ठीक है। तो बस जहाँ से भी आप करें, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें या स्टेट से करें या प्राइवेट से करें, आप सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सारे काम कीजिए, ठीक है। बाकी प्राइवेट और स्टेट और गवर्नमेंट या सेंट्रल मैटर नहीं करता है, ठीक है। 7वां जो प्रश्न है वो वर्तमान में चयन प्रक्रिया जो हो रही है उस पर API पर केंद्रित है ये या लिखित परीक्षा पे केंद्रित है। तो मैंने अभी बताया एक सवाल में, चौथे वाले प्रश्न में नहीं, मैंने तीसरे वाले प्रश्न में बताया कि जो आपके जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आप किस वैकेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट इंटरव्यू में, तो डायरेक्ट इंटरव्यू में API मैटर करते हैं। और अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू वाला वैकेंसी अप्लाई नहीं कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम मैटर करता है। एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू मैटर करेगा, वहाँ API का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन अगर ऐसा हो कि 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन एक जैसा है, यानी कि दोनों के मार्क्स इक्वल आ रहे हैं, तो वहाँ पे API भले मैटर कर जाएगा, लेकिन ओवरऑल में नहीं है मैटर। जब ऐसा होगा, किसी का सिमिलर दिखेगा, तभी API वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ जब आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ API मैटर करेगा, और एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं तो वहाँ API मैटर नहीं करता, ठीक है। अगला जो सवाल है कि इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं या नहीं, यानी कि उससे रिलेटेड सवाल होते हैं या नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो आप जब अपनी बातों को रखते हैं उससे संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित अगर कोई बातें आप रखते हैं, तो अगर आपका व्यक्तित्व उससे प्रभावित हो रहा है तो ऐसे प्रश्न ज़रूर होंगे, और उन प्रश्नों को आमंत्रित आप खुद करते हैं, क्योंकि जब आप अपने बारे में बता रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इससे कुछ चीज़ें रिलेट होती हैं। तो ये सारे सवाल जो हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, वो आप ही ऐसे सवाल लाने पे मजबूर करते हैं, ठीक है। कि सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं होती है, ठीक है। इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो आपके प्रपोजल पे ही डिपेंड करता है। ये सब सवाल जो होते हैं, इन सब सवालों को अगर पूछा भी जा रहा है तो उस वातावरण को देखते हुए और उसको अनुकूलित करने के लिए वो सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। एक और सवाल है कि वर्तमान में API का साक्षात्कार में क्या महत्व है। तो API का महत्व इस संदर्भ में भी है कि जब आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, जैसे
अभी ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम होते हैं उसको कंडक्ट करवाने और सिलेक्शन होने में बहुत टाइम लग जाता है। इस बीच लर्नर कहीं ना कहीं अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जहां डायरेक्ट वैकेंसी आती है। जब डायरेक्ट वैकेंसी आती है तो वहाँ API के बेसिस पे ही सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फील्ड में अप्लाई करते हैं, सबका इंटरव्यू ले पाना मुश्किल है। इस वजह से वो लोग एक API का क्राइटेरिया सेट करते हैं कि अगर इतने API के कैंडिडेट हैं तभी वो अप्लाई करें या तभी उनका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जैसे BSUSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसमें API है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है वो इसी बेसिस पे किया जाता है। तो API बहुत मैटर करता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और मैंने सुना है BHU में भी शायद API मैटर करता है PhD के टर्म्स में। PhD में जब आप एग्जामिशन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका इतना API होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर तभी आपके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो मैंने एक बार देखा था उसके प्रोस्पेक्टस में, तो अगर अभी भी वो चीज़ें हैं तो API तो हर जगह फिर मैटर कर रहा है, PhD में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, ठीक। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में। और इस तरीके से सवाल अगर आपके मन में भी हो और जब लगे कि बहुत सारा सवाल हो तो आप एक जगह से उन सवालों को कर सकते हैं। सवाल अगर लेंदी रहें तो उसे वीडियो फॉर्म में कर दूंगी, अदरवाइज़ अगर शॉर्ट रहेंगे सवाल तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे आंसर कर दूंगी, ठीक है। सवाल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेगा। जो भी नए लर्नर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सवाल लेटेस्ट वीडियो में कीजिए, तभी मैं आपको जल्दी आंसर कर पाऊँगी, ठीक है। और कहीं भी मैं एक्टिव नहीं हूँ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोग जो भी सवाल पूछते हैं और ईमेल या पर्सनल कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे यही सजेशन है, आप यही सवाल पूछिए, मैं यहीं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।